स्वागत है सभी दोस्तों का आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में बात करूंगा संजीव डेस्क वर्क मॉडल पेपर नंबर 7 की उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 12 विषय राजनीतिक विज्ञान। आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है सभी दोस्तों का आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में बात करेंगे संजीव डेस्क वर्क मॉडल पेपर नंबर 7 की उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 12 विषय राजनीतिक विज्ञान। दोस्तों, इस चैनल पर मैंने लगभग संजीव डेस्क वर्क के 6 मॉडल पेपर हल करवा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। इसके अलावा एक आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम का द्वार्षिक जो पेपर है वह भी संपूर्ण हल करवाया हुआ है, वह भी ज़रूर देखें। उसमें से बोर्ड के अंदर अधिकतर सवाल आते हैं, इसलिए वह भी एक बार ज़रूर देखें। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर करें। उसमें मैं इसकी पीडीएफ वगैरह और नई सूचना बोर्ड की परीक्षा करवाइएगा या नहीं करवाइएगा उसकी संपूर्ण अपडेट आपको देता रहता हूं। इसके अलावा आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। मैं आपको 100% दे रहा हूँ, तो आप भी मुझे 100% दीजिए। तो चलिए आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखे। पहला है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ होता है? दोस्तों, गुट निरपेक्ष शिखर जो प्रथम शिखर सम्मेलन है वो कहाँ होता है? दोस्तों, बेलग्रेड के अंदर होता है। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन है वो जो बेलग्रेड के अंदर होता है। कहाँ होता है? बेलग्रेड में होता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? सोवियत संघ का विघटन का परिणाम नहीं है दोस्तों। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत, ये भी दोस्तों है इसका सोवियत संघ का विघटन का परिणाम। स्वतंत्र राज्य का राष्ट्रकुल का जन्म, विश्व व्यवस्था की शक्ति संतुलन में बदलाव और मध्य पूर्व में संकट। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, मध्य पूर्व में जो संकट है वो इसका विघटन का कारण नहीं है। तीसरा है, कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई कब होती है दोस्तों? 1947 में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं चौथा प्रश्न के। चौथा है, परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उद्योग और उसकी सुरक्षा से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम बताइए। तो एजेंसी का नाम क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस संधि ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइल को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका? ऐसी कौन सी संधि थी जिसने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक जो मिसाइलों की रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने को रोका है? तो वह थी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि। और मेरा आपसे ये सवाल है कि ये संधि कब हुई थी, कब होती है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर लिखें। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं छठे प्रश्न की। लिमिटस टू ग्रोथ नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की? पुस्तक का नाम है दोस्तों लिमिटस टू ग्रोथ। फिर से कह रहा हूँ, लिमिटस टू ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? क्लब ऑफ रोम। कौन है दोस्तों? क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम इस पुस्तक के क्या है? लेखक है। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू होता है? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। नेक्स्ट बात करता हूँ आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न है, 1952 के चुनाव में कुल मतदाताओं में केवल साक्षर मतदाताओं को प्रतिशत है था। 1952 के चुनाव के अंदर जब कुल मतदाता थे उनमें से साक्षर मतदाता कितने थे उनका प्रतिशत पूछ रहा है। तो उस समय देश आज़ाद होने से समय हमारे जो मतदाता थे वो सिर्फ 15% ही क्या थे? साक्षर थे, यानी पढ़े लिखे थे। नेक्स्ट हमारा नवा प्रश्न है, 1948 में भारत के गवर्नर जनरल के पद की शपथ किसने ली थी? 1948 में भारत के गवर्नर जनरल की पद की शपथ किसने ली दोस्तों? तो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। किसने ली? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने ली। नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न है। 10वां है, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? शुरुआती दौर में जो नीति अपनाई थी उसमें से कौन सा शामिल नहीं दोस्तों? भारत ने नियोजन को अपनाया, भारत ने सहकारी खेती को अपनाया, भारत ने आत्मनिर्भरता को अपनाया, लेकिन भारत ने उदारीकरण को नहीं अपनाया। उदारीकरण भारत के अंदर कब दोस्तों? 1991 के बाद भारत ने उदारीकरण को अपनाता है। 11वां प्रश्न है, मार्क्सवादी लेनिनवादी समूह को किस नाम से जाना जाता है? मार्क्सवादी और लेनिनवादी जो समूह है उनको नक्सलवादी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 12वां प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में क्षेत्रीय दल प्रणाली है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें क्षेत्रीय जो दल प्रणाली है? तो तमिलनाडु में क्या है दोस्तों? क्षेत्रीय दल प्रणाली है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, सोवियत संघ के नेता ने क्यूबा कोर और उसके सैनिक अड्डे में परिवर्तन करने हेतु 1962 में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी। सोवियत संघ के नेता ने क्यूबा कोर
उसके सैनिक अड्डे में परिवर्तन करने हेतु 1962 में वहाँ मिसाइलें तैनात कर दी थी। दूसरा है बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध की अंत का प्रतीक है। दोस्तों ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि बर्लिन का दीवार किसका प्रतीक है। तो इसके अंदर बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। ठीक है ना। नेक्स्ट हम इसका दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा है ग्लोब वार्मिंग का सबसे प्रभावी समाधान वैश्विक ताप को वृद्धि को रोकना है। यानी ग्लोब वार्मिंग का सबसे प्रभावकारी समाधान वैश्विक ताप वृद्धि को रोकना है। चौथा है दिसंबर 1952 में सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण होता है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण होता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का होता है। और कब होता है? 1952 में होता है। पांचवा है सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलनों ने समाज के उन नए वर्गों को सामाजिक आर्थिक समस्याओं को अभिव्यक्ति दी जिन्हें वह चुनावी राजनीति के जरिए हल कर पा रहे थे। छठा प्रश्न है 1978 में दलितों की राजनीतिक संगठन बामसेप का उदय हुआ। दोस्तों आपका एक प्रश्न ये बामसेप अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको लगा देना, ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। 1978 में दलितों की राजनीतिक संगठन बामसेप का उदय होता है और ये आपके अर्धवार्षिक में पूछा जा चुका है। अच्छा प्रश्न है काफी। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है निम्न प्रश्नों का उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। पहला है नाटो को पश्चिमी गठबंधन भी कहा जाता है, क्यों? नाटो को पश्चिमी गठबंधन भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देश पश्चिमी गठबंधन में शामिल थे। क्योंकि पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देश पश्चिमी गठबंधन में शामिल थे, इसलिए नाटो को पश्चिमी गठबंधन भी कहते हैं। दूसरा है अल्प विकसित देश किन्हें कहा जाता है? अल्प विकसित देश किन्हें कहा जाता है? अल्प विकसित आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को नव विकसित देश कहा जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को नव विकसित देश कहा जाता है। इस प्रश्न में दोस्तों क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, पता नहीं क्या, फिर भी आप थोड़ा करेक्शन कर लेना कुछ प्रॉब्लम है तो। गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देश को या तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है या अल्प विकसित देश कहा जाता है। तीसरा है सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था? सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था? 15 राज्य। दोस्तों कितने गणराज्यों से? 15 गणराज्यों से मिलकर सोवियत संघ बना था। चौथा है सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी क्या थी? सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी क्या थी दोस्तों? कम्युनिस्ट पार्टी थी। क्या थी? कम्युनिस्ट पार्टी। पांचवा है ताशकंद समझौता कब और किन के मध्य हुआ? ताशकंद समझौता दोस्तों 1966 में भारत और पाकिस्तान के भी मध्य होता है और एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ताशकंद समझौता कब और किन किन के मध्य होता है? 1966 में भारत और पाकिस्तान के मध्य होता है। छठा है पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के उस नेता का नाम लिखिए जो देव राष्ट्र सिद्धांत का विरोधी था। द्वीप राष्ट्र सिद्धांत का विरोधी था दोस्तों। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के उस नेता का नाम बताइए जो द्वीप राष्ट्र सिद्धांत का विरोधी था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन था दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान। सातवां प्रश्न है आपकी दृष्टि में अंग्रेजी शासन समाप्त होने पर भूमि सुधार का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास कौन सा किया गया था? अंग्रेजी शासन समाप्त होने के बाद भूमि सुधार का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास कौन सा था दोस्तों? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था। कौन सा था? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसके विकास पर जोर दिया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसके विकास पर जोर दिया गया दोस्तों? भारी उद्योगों को विकास पर जोर दिया गया था, औद्योगिक प्रणाली पर जोर दिया गया था। और मेरा आपसे सवाल है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसमें किसके विकास पर बल दिया गया था? ये दोनों प्रश्न दोनों में से एक एग्जाम में आ सकता है, आपको एक नंबर दिला सकेंगे। क्या दिलाएंगे दोस्तों? एक नंबर दिलाएंगे। नवा प्रश्न है दोस्तों कवि नामदेव ढसाल का संबंध किस राज्य से है? कवि नामदेव ढसाल का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से है। किससे है दोस्तों? महाराष्ट्र से है। 10वां प्रश्न है आंध्र प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले ताड़ी विरोधी आंदोलन का प्रारंभ होता है? दोस्तों अगर आपको राज्य पूछा है तो आंध्र प्रदेश ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से है। अगर आपको जिला पूछे तो कौन सा जिला है दोस्तों? नेल्लोर जिला है जहाँ ताड़ी विरोधी आंदोलन प्रारंभ होता है। किस जिले से? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से ताड़ी विरोधी आंदोलन का प्रारंभ होता है। ये भी दोस्तों एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। 11वां प्रश्न है किन्हीं दो क्षेत्रीय दलों के नाम बताइए। किन्हीं दो क्षेत्रीय दलों के नाम पूछ रहे हैं तो आपको बताना है डीएमके और अकाली दल। डीएमके और अकाली दल। 12वां है भारतीय दल व्यवस्था के दो दोष क्या है दोस्तों? एक तो है सांप्रदायिकता की प्रबलता और क्षेत्रवाद की प्रबलता। सांप्रदायिक की प्रबलता और क्षेत्रवाद की प्रबलता। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है शीत युद्ध के दायरे से क्या अभिभाष्य है?
शीत युद्ध के दायरे से क्या आशय है? शीत युद्ध के दायरे यानी शीत युद्ध के दायरे से यह आशय है कि ऐसे क्षेत्र जहां विरोधी खेमों में बंटे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए या युद्ध होने की संभावना बनी, लेकिन बातें एक हद से अधिक नहीं बढ़ी। शीत युद्ध के दायरे से क्या आशय दोस्तों? ऐसा क्षेत्र जहां विरोधी खेमों में बंटे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए या युद्ध होने की संभावना बनी, लेकिन बातें एक हद से अधिक नहीं बढ़ी। यह है दोस्तों इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा 5वां प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच हुई किन्हीं 4 मुठभेड़ों का उल्लेख कीजिए। तो शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के बीच निम्न मुठभेड़ें हुई थी दोस्तों। पहली हुई थी 1950 या 1953 का कोरिया युद्ध, तथा कोरिया का 2 भागों में विभाजन होता है। कोरिया का 2 भागों में विभाजन 1950 से 1953 का कोरिया का युद्ध होता है, जिसमें कोरिया का 2 भागों में विभाजन होता है। अगर आपसे यहाँ छोटा प्रश्न बन रहा है कि कोरिया का युद्ध कब होता है, तो आपको बताना है 1950 से 1953 के बीच में कोरिया का युद्ध होता है। दूसरा पॉइंट है 1954 का फ्रांस और वियतनाम युद्ध, जिसमें फ्रांसीसी सेना की हार होती है। तीसरा है बर्लिन की दीवार का निर्माण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये तीसरा पॉइंट। आपके हाफ ईयरली के अंदर ये पूछा जा चुका है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण कब होता है दोस्तों? 1961 के अंदर बर्लिन का दीवार का निर्माण होता है। ये भी अच्छा प्रश्न है। चौथा है क्यूबा मिसाइल संकट। क्या है दोस्तों? क्यूबा मिसाइल संकट का कब आता है? 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट होता है। बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न है, द्विध्रुवीय विश्व के पतन से आप क्या समझते हैं? द्विध्रुवीय विश्व का पतन से आशय है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व सोवियत संघ और अमेरिका के 2 गुटों में विभाजित हो गया था, इसलिए इसे द्विध्रुवीय विश्व कहा जाता था। लेकिन 1991 में सोवियत संघ का पतन होने से दूसरे गुट का पतन हो गया। इसी को द्विध्रुवीय विश्व का पतन कहा जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व सोवियत संघ और अमेरिका के 2 गुटों में विभाजित हो गया और इसलिए इसे द्विध्रुवीय विश्व कहा जाता है। लेकिन 1991 में सोवियत संघ का भी पतन होने से दूसरे गुट का पतन हो गया और इसी को द्विध्रुवीय विश्व का पतन कहा जाता है। 7वां प्रश्न है हमारा, सोवियत संघ में आम जनता कम्युनिस्ट पार्टी तथा शासन व शासकों से अलग थलग क्यों पड़ गई थी? सही आंसर है, सोवियत संघ ने 90 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रह गई थी। गतिरुद्ध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार, शासन शासकों की असमता, खुलापन लाने की अनिष्ठा तथा सत्ता को केंद्रीकृत होना आदि बातों के कारण आम जनता शासन व शासकों से अलग थलग पड़ गई थी। इन कारणों से सोवियत संघ में आम जनता कम्युनिस्ट पार्टी तथा शासन व शासकों से अलग थलग पड़ गई थी। गतिरोध सा प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार, शासकों की असमता, खुलापन लाने की अनिष्ठा तथा सत्ता का केंद्रीकृत होना, ये इसके मुख्य कारण थे। 8वां प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र की राह कैसे अवरुद्ध हुई? इसका सही आंसर है, आधुनिक काल में नेपाल में कई सालों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा है। इस काल में नेपाल को राजनीतिक पार्टियों और आम जनता ज़्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज़ उठाते रहे हैं, परंतु राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण कर लिया है और इस प्रकार नेपाल में लोकतंत्र की राह अवरुद्ध हो गई है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, सुरक्षा के पारंपरिक तरीके के रूप में अस्त्र नियंत्रण को स्पष्ट कीजिए। अस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत हथियारों के संबंध में कुछ कायदे कानूनों का पालन करना पड़ता है, जैसे सन 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि। दोस्तों मैंने पूछा था आपको कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब होती है, तो ये 1972 के अंदर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि होती है। ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों की रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करना से रोका। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, याद रखना, छोटा 1 नंबर के रूप में ये पूछा जा सकता है। 10वां प्रश्न है, भारत की सुरक्षा नीति के 2 घटक बताइए। भारत की सुरक्षा नीति के 2 घटक है। पहला है सैन्य क्षमता को मजबूत करना। क्या है दोस्तों? सैन्य क्षमता को मजबूत करना। अपने चारों तरफ परमाणु हथियारों से लैस देशों को देखते हुए भारत ने 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षण कर अपनी सैन्य क्षमता को विकास किया। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना। भारत ने अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों तथा संस्थाओं को मजबूत करने की नीति को अपनाया। 11वां प्रश्न है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण किस प्रकार से बढ़ रहा है? तो इसका सही आंसर होगा, समुद्र तटीय क्षेत्रों का जल जमीन क्रियाकलापों से प्रदूषित हो रहा है। पूरी दुनिया में समुद्र तटीय इलाकों में मनुष्य की सघन
बसावट जारी है और इस प्रवृत्ति पर अंकुश न लगा तो समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट आएगी। दोस्तों, इसका एक ही कारण है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों का जल जमीनी क्रिया से प्रदूषित हो रहा है। पूरी दुनिया में समुद्र तटीय इलाकों में मनुष्यों की सघन बसावट जारी है और इस प्रवृत्ति पर अंकुश न लगा तो समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट आएगी। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, भारतीय दलीय व्यवस्था की कोई दो विशेषता बताइए। ये पहली विशेषता है बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है और राजनीतिक दल विभिन्न हितों को प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा है क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व है। भारतीय दलीय व्यवस्था में राष्ट्रीय दलों के साथ साथ क्षेत्रीय दलों का भी अस्तित्व है। नेक्स्ट हम 13वें प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न है, मतदान के किन्हीं दो तरीकों का वर्णन कीजिए। पहला तरीका है दोस्तों मतपत्र के द्वारा मतदान। मतपत्र के द्वारा मतदान। मतपत्र पर हर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित होता है। मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगानी होती है। दूसरा है दोस्तों ईवीएम के द्वारा मतदान। इसमें ईवीएम मशीन में मतदाताओं को अपनी पसंद के नाम के आगे की बटन दबानी होती है। ये मतदान के दो तरीके हैं। इसका अधिकतर प्रयोग आम जनता में होता है। ईवीएम का मतदान के अंदर जो आम जनता के अंदर होता है और इसका जो मतपत्र के द्वारा मतदान होता है, इसमें जो सरकारी नौकरी करने वाले जो हमारी सेना है, इसके अलावा जो सरकारी टीचर है, उनका ये प्रयोग मतपत्र के द्वारा प्रयोग होता है। इसके अंदर दोस्तों आप इसके अंदर उदाहरण के अंदर लिखोगे कि उदाहरण अधिकतर इसका प्रयोग आम जनता करती है और इसके अंदर उदाहरण लिखोगे कि इसका प्रयोग जैसे हमारी सेना वगैरह है उनके अंदर होता है, तो आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 14वें प्रश्न की। 14वां प्रश्न है, वामपंथी विचारधारा क्या है। वामपंथी विचारधारा क्या है। वामपंथी विचारधारा में उन लोगों व राजनीतिक दलों को सम्मिलित किया जाता है जो साम्यवादी या समाजवादी या माओवादी विचारधारा के पक्षधर एवं उस पर चलने के लिए कार्यक्रम एवं नीतियां बनाते हैं, लाभ पहुंचाने वाली सरकारी नीति का समर्थन करते हैं। ये दोस्तों इसका आंसर है। 15वां प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई थी। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों द्वारा बुरी तरह दोहन करने के कारण इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन थी, अर्धसामंती तथा असंतुलनीय अर्थव्यवस्था थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न है, 1967 के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस दल की दो प्रमुख चुनौतियां बताइए। पहली चुनौती है दोस्तों गैर कांग्रेसवाद के नारे के साथ विपक्ष की एकजुटता से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गहन हो गई थी और इससे कांग्रेस को अपना प्रभुत्व बनाए रखने में मुश्किलें आ रही थी। और दूसरा था कांग्रेस को अंदरूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा था। कांग्रेस को अंदरूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न है, किन कारणों की वजह से अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश पाकिस्तान को पश्चिमी तथा दक्षिणी एशिया में पश्चिमी हितों का रखवाला मानते हैं। और इसके अथवा में जो प्रश्न है, बांग्लादेश के निर्माण पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। दोस्तों पहले का आंसर है, पाकिस्तान में सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा है। परिणामतः कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ। यद्यपि पाकिस्तान में लोकतंत्र का जज्बा मजबूती के साथ कायम रहा है, तथापि लोकतंत्र पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। लोकतांत्रिक शासन के लिए पाकिस्तान को कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता है। इस वजह से भी सेना को अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए बढ़ावा दिया। अमेरिकी तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने अपने स्वार्थों की वजह से भी पाकिस्तान में सैनिक शासन को प्रोत्साहन दिया। इन देशों को विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद से भय लगता है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकवादी समूह के हाथ न लग जाए। उपरोक्त बातों के मद्देनज़र पाकिस्तान को ये देश पश्चिमी तथा दक्षिणी एशिया में पश्चिमी हितों का रखवाला मानते हैं। ये है दोस्तों इसका राइट आंसर। और बांग्लादेश का निर्माण कैसा होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पश्चिमी पाकिस्तान सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने का प्रयत्न किया। हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत पलायन कर गए। परिणाम स्वरूप इन शरणार्थियों को संभालने की समस्या भारत के सामने खड़ी हो गई थी। अतः भारतीय सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी का समर्थन किया और इस कारण 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध की समाप्ति पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण होता है।
तो आपको छोटे प्रश्न के रूप में पूछ सकते हैं कि बांग्लादेश का निर्माण कब होता है, तो 1971 के अंदर होता है। कब होता है दोस्तों? 1971 के अंदर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 18वें प्रश्न की। 18वां प्रश्न है, साजिश संपदा के पीछे मूल तर्क क्या है और इसका आकार घटने का कारण बताइए। और 8वां के अंदर है, देव स्थान किसे कहते हैं, इसके महत्व के परंपरागत आधारों को स्पष्ट कीजिए। पहला है, साजिश संपदा के पीछे मूल तर्क यह है कि ऐसे संसाधन की प्रकृति उपयोग के स्तर पर और रखरखाव के संदर्भ में समूह के हर सदस्य का समान अधिकार प्राप्त हो और समान उत्तरदायित्व निभाने होंगे। उदाहरण के लिए, सदियों के चलन और आपसी समझदारी से भारत के ग्रामीण समुदायों ने साजिश संपदा के संदर्भ में अपने सदस्यों के अधिकार और दायित्व तय किए हैं। निजीकरण, गहनतर खेती, आबादी की वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र के गिरावट समेत कई कारणों से पूरी दुनिया में साजिश संपदा का आकार घट रहा है और उसकी गुणवत्ता और गरीबों को उसकी उपलब्धता कम हो रही है। तत्व में जो प्रश्न था, देव स्थान किसे कहते हैं, इसके महत्व के परंपरागत आधारों को स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देव स्थान से आशय क्या है? कई पुराने समाजों में धार्मिक कारणों से प्रकृति की रक्षा का चलन है। भारत में मौजूद पावन वन प्रांतर इस चलन का मौजूद उदाहरण है। इस चलन के अंतर्गत वनों के कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता है क्योंकि इन स्थानों पर देवता अथवा किसी पुण्य आत्मा का वास माना जाता है। इन्हीं पावन वन प्रांतर या देव स्थान कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको पूछ ले कि पावन वन प्रांतर और देव स्थान के बारे में, तो इसके बारे में दोस्तों नॉर्मल भी मतलब कंपैरिजन भिन्नता नहीं है। आपको यही बताना है कि पावन वन प्रांतर किसे कहते हैं कि वृक्षों के कुछ हिस्सों में स्थानों को काटा नहीं जाता है और उस स्थानों पर किसी देवता या पुण्य आत्मा का वास माना जाता है, उसी को पावन वन प्रांतर या देव स्थान कहा जाता है। और देव स्थान का महत्व क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देव स्थान के महत्व का परंपरागत आधार इसके आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक विशेषता है। इसको निम्नलिखित कथनों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। एक तो दोस्तों आध्यात्मिक और एक है सांस्कृतिक विशेषता को माना गया है। आज भी हम राजस्थान के अंदर कई वृक्षों के नीचे थान होता है तो उन वृक्षों को अपन काटते नहीं हैं। क्यों नहीं काटते? क्योंकि हमारा आध्यात्मिक है और सांस्कृतिक रूप से हम उनसे जुड़े हुए हैं कि हम इनको नहीं काटते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके जो क्या क्या कारण है इनके बारे में चर्चा करते हैं। हिंदू समेत रूप में, पहला है दोस्तों, हिंदू समेत रूप में प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा करते हैं जिसमें पेड़ और वन प्रांतर भी शामिल है। दूसरा है, बहुत से मंदिरों का निर्माण देव स्थानों में हुआ है। तीसरा है, संसाधनों की विरलता नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा व आधार थी जिसने इतने युगों से वनों को बचाए रखने की प्रतिबद्धता कायम रखी है। दोस्तों, इसका यह भी महत्वपूर्ण कारण है कि इससे अधिकतर वन बचते हैं। नेक्स्ट हम 19वें प्रश्न की बात करते हैं। 19वां प्रश्न है, स्वयंसेवी संगठन अथवा स्वयंसेवी क्षेत्र के संगठन से क्या अभिप्राय है। और इसके अथवा में है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के पक्ष और विपक्ष में दो तर्क दीजिए। पहला है, राजनीतिक धरातल पर सक्रिय कई समूहों का विश्वास लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी राजनीतिक से उठ गया है। ये समूह दलगत राजनीतिक से अलग हुए और अपने विरोध के सवर देने के लिए इन्होंने जनता को लामबंद करना शुरू किया और इस काम में विभिन्न तबकों के राजनीतिक कार्यकर्ता आगे आए और दलित तथा आदिवासी जैसे वंचितों को लामबंद करना शुरू किया। मध्य वर्ग तथा युवा कार्यकर्ताओं ने गांव के गरीब लोगों के बीच रचनात्मक कार्यक्रम एवं सेवा संगठन चलाए और इन संगठनों के सामाजिक कार्यों की प्रकृति स्वयंसेवी थी और इसलिए इन संगठनों को स्वयंसेवी संगठन या स्वयंसेवी क्षेत्र का संगठन कहा जाता है। ये दोस्तों इसका आंसर है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के पक्ष और विपक्ष के दो तर्क देने हैं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के पक्ष में तर्क क्या है दोस्तों? बांध के निर्माण से संबंधित राज्यों के 245 गांव डूबने की आशंका थी। दोस्तों, इसके अंदर एक बांध का निर्माण हो रहा था, उसमें 245 गांव डूबने की संभावना थी। इससे 2.5 लाख लोग निर्वासित हो सकते थे। और दूसरा है, इस प्रकार की परियोजनाओं का लोगों के स्वास्थ्य, आजीविका, संस्कृति और पर्यावरण पर कुप्रभाव पड़ता है। और इसके विपक्ष में तर्क है कि नर्मदा पर बांध के निर्माण से गुजरात के एक बहुत बड़े हिस्से सहित 3 पड़ोसी राज्यों को पीने का पानी, सिंचाई, विद्युत उत्पादन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी और कृषि उपज में वृद्धि होगी। दूसरा है, बांध निर्माण से बाढ़ व सूखे की आपदाओं पर रोक लगाई जा सकेगी। ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है और नर्मदा बचाओ के संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है, इसलिए आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ करके जाना।
नेक्स्ट 20वें प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न है, भारत में गठबंधन राजनीति का लंबा दौर कब और क्यों शुरू हुआ? और अथवा के अंदर है, मंडल आयोग को लागू करने का समाज और राजनीतिक पर क्या प्रभाव हुआ? पहला है दोस्तों, भारत में गठबंधन का युग कब से होता है दोस्तों? 1999 के चुनाव के बाद देखा गया। ये दोस्तों अच्छा प्रश्न है। भारत में गठबंधन की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है? तो 1989 से मानी जाती है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसने एक भी बार बहुमत हासिल नहीं किया, इसलिए उसने विपक्षी पार्टियों का भूमिका निभाई। इसके कारण राष्ट्रीय मोर्चा, जनता दल और अन्य क्षेत्रीय दलों का गठबंधन अस्तित्व में आया। इसको बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट का समर्थन मिला। बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट सरकार में शामिल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बाहर से अपना समर्थन दिया और गठबंधन के दौर में कई प्रधानमंत्री बने और उनमें से कुछ के पास छोटी अवधि के लिए कार्यकाल था। और अथवा के अंदर जो हमारा प्रश्न है मंडल आयोग के बारे में, मंडल आयोग की सिफारिशों का लागू करने का फैसला राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार द्वारा लिया गया। किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के द्वारा लिया गया। इसके अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति को सुगठित कर रूप देने में मदद मिली। नौकरी में आरक्षण सवाल पर बहस हुई और इनसे अन्य पिछड़ा वर्ग अपनी पहचान लेकर सजग हुआ। जो इस तबके को लामबंद करना चाहते थे, उनका फायदा हुआ और इस दौर में अनेक पार्टियां आगे आई और जिन्होंने रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की मांग की और इन दलों ने सत्ता में अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी का सवाल भी उठाया। यह है दोस्तों इसका आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 21वें प्रश्न की। 21वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में नए राज्यों के निर्माण तथा उसके संघ को सुमेलित कीजिए। दोस्तों, मद्रास राज्य को विभाजित कर आंध्र प्रदेश नामक अलग राज्य का बनाया गया। कब बनता है दोस्तों? ये 1952 के अंदर बनता है। कब बनता है? 1952 के अंदर बनता है। मैंने दोस्तों सीधा ही मिला दिया है, इसलिए मद्रास राज्य को विभाजित कर आंध्र प्रदेश नामक अलग राज्य का जो कब बनाया गया दोस्तों? इसको 1952 में। दूसरा है, पंजाब राज्य को विभाजित कर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नामक नए राज्य कब बनाए गए दोस्तों? 1966 के अंदर बनाए गए। तीसरा है, मुंबई राज्य को दो राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया गया दोस्तों 1960 के अंदर। कब किए गए दोस्तों? 1960 के अंदर। दोस्तों, असम से अलग करके मेघालय राज्य का निर्माण कब होता है दोस्तों? असम से अलग होकर मेघालय राज्य का निर्माण 1972 में होता है। कब होता है? 1972 के अंदर होता है। ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इनकी डेटें याद रखनी है। ये एक सवाल इसके अंदर से आ सकता है, या तो छोटे रूप में पूछ सकता है कि असम से अलग होकर मेघालय का राज्य कब बना, या बम्बई राज्य से दो राज्य महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण कब हुआ, या फिर पंजाब राज्य को विभाजित करके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का गठन कब होता है। इसका थोड़ा याद रखना। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, तो चलते हैं आगे। हम नेक्स्ट प्रश्न है अथवा का प्रश्न, इसके बारे में चर्चा करते हैं। निम्नलिखित सन को स्वतंत्र भारत के वर्तमान राज्यों से सुमेलित कीजिए। दोस्तों, 1972 के अंदर मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का, और 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, 2000 के अंदर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का निर्माण होता है। 2014 के अंदर तेलंगाना का निर्माण होता है। दोस्तों, 1972 के अंदर तीन राज्य थे, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का निर्माण होता है, और 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का निर्माण होता है, और 2000 के अंदर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का निर्माण होता है, और 2014 के अंदर तेलंगाना का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तेलंगाना का निर्माण होता है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर आ सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको आप अच्छे से अच्छा मान लेना। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है और आगे अब की बार भी ये प्रश्न लगभग 100% आने की चांसेज में है। तो सुरक्षा परिषद के निम्नलिखित कार्य। सुरक्षा परिषद विचार विमर्श, बातचीत, पूछताछ, मध्यस्थता, जांच पड़ताल, मेल मिलाप के माध्यम से शांति और सुरक्षा की स्थापना का प्रयास करती है। दोस्तों, पहला इसका कार्य है कि सुरक्षा परिषद विचार विमर्श, बातचीत, पूछताछ, मध्यस्थता, जांच पड़ताल, मेल मिलाप के माध्यम से शांति और सुरक्षा की स्थापना करती है। दूसरा है पंच निर्णय, न्यायिक समझौता, क्षेत्रीय व्यवस्थाओं या अन्य शांति में उपायों का प्रयोग करती है। तीसरा है प्रवर्तन साधनों का प्रयोग, जिसके अंतर्गत परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने या शांति भंग करने या आक्रमणकारी राज्य के विरुद्ध पूर्ण या आंशिक आर्थिक संबंधी रेल, समुद्री, वायु, डाक, तार, रेडियो संचार के अन्य साधनों और कूटनीतिक संबंधों के विच्छेद के प्रयोग के लिए कर सकती है।
इसका चौथा कार्य है दोस्तों, सुरक्षा परिषद अंतिम उपाय के रूप में वायु, जल और थल सेना द्वारा भी सैनिक कार्रवाई कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य सुरक्षा परिषद की मांग पर सशस्त्र सेनाएं तथा अन्य प्रकार की सहायता देने के लिए वचनबद्ध है। सुरक्षा परिषद ने प्रवर्तन साधनों के बजाय शांति साधनों का ही प्रयोग किया है। पांचवा कार्य इसका, सुरक्षा परिषद अपने आंतरिक मामलों को स्वयं निर्णय करती है। सुरक्षा परिषद अपने आंतरिक मामलों का स्वयं निर्णय करती है। और छठा है, सुरक्षा परिषद नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान करना, महासचिव का चयन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों को न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि कार्य महासभा के मिलकर ही करती है। ये दोस्तों सुरक्षा परिषद के 6 महत्वपूर्ण कार्य थे। इसके बारे में आप ध्यानपूर्वक पढ़ना। और इसका अतः में 22वें का जो प्रश्न था वो था, भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्य के पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे, अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध करें। ये दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि हम भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन निम्नलिखित आधारों पर करेंगे। पहला आधार है, भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है। दूसरा इसका है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है ना। तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल करने में प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता आ रहा है। चौथा है, भारत तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। और पांचवा है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है और यह भी अपने भुगतान से चुका नहीं है। छठा है दोस्तों, भारत इस बात से आगाह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। और सातवां है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे के नीचे कई देशों में शांति स्थापना के लिए अपनी सेनाएं भेजी है। और आठवां है, भारतीय संस्कृति सदैव ही अहिंसा, शांति, सहयोग के समर्थक रही है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। दो पॉइंट दिए दोस्तों, दो पॉइंटों पर हमें को टिप्पणी लिखनी है। पहला है दल बदल, दूसरा है 1966 का सदस्य, चौथा आम चुनाव और गैर कांग्रेस के बारे में। दल बदल क्या है दोस्तों, भारत की राजनीतिक में ध्यानाकर्षण करने वाली कुरीति यानी बुराई दल बदल रही है। 1967 के आम चुनाव की एक खास बात दल बदल रही है। इस विशेषता के कारण कई राज्यों में सरकारों के बनने और बिगड़ने का महत्वपूर्ण घटनाएं दृष्टिगोचर हुई है। जब कोई जनप्रतिनिधि किसी विशेष राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़े और वह चुनाव जीत जाए और अपने स्वार्थ के लिए किसी अन्य कारण से मूल दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाए तो उसे दल बदल कहते हैं। 1967 के सामान्य चुनाव के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों ने 3 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार को गठित करने में अहम भूमिका निभाई। इस दल बदल के कारण ही देश में एक मुहावरा और लोकोक्ति आया राम गया राम बहुत प्रसिद्ध हो गया है। इसका दूसरा पॉइंट है 1967 का चौथा आम चुनाव और गैर कांग्रेसवाद। 1967 के चौथे आम चुनाव में भारतीय मतदाताओं ने कांग्रेस को वैसा समर्थन नहीं दिया जो पहले 3 आम चुनाव में दिया था। केंद्र में जहां कांग्रेस मुश्किल से बहुमत प्राप्त कर पाई, वहीं 8 राज्य विधानसभा बिहार, केरल, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा की कुल 520 सीटों में से कांग्रेस को केवल 283 सीटें ही मिल पाई। अतः जिस कांग्रेस पार्टी से पहले 3 आम चुनाव में जिन विरोधी दलों को बुरी तरह से हराया, वह चौथे लोकसभा चुनाव में बहुत अधिक सीटों पर चुनाव जीत गई। और इस तरह राज्यों में भी कांग्रेस की स्थिति 1967 के आम चुनाव के ठीक नहीं थी। 1967 के चुनाव बहुत बड़े उलटफेर रहे। पहली बार भारत में बड़े पैमाने पर गैर कांग्रेसवाद की लहर चली तथा राज्यों में कांग्रेस का एकाधिकार समाप्त हो गया। गैर कांग्रेसवाद से आशय है सभी विपक्षी दलों का कांग्रेस को हराने के लिए एकजुट हो जाना। गैर कांग्रेसवाद का अर्थ क्या है दोस्तों, सभी विपक्षी दलों का कांग्रेस को हराने के लिए एकजुट हो जाना। इससे कांग्रेस विरोधी मतों का बिखराव रुक गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 23वां प्रश्न के अथवा के अंदर जो प्रश्न था, टिप्पणी लिखना। 1971 के चुनाव के बाद बदली हुई कांग्रेस की व्यवस्था। और इसके अंदर दूसरा है, भारत में उच्च पदों पर ज़्यादातर महिलाएं क्यों नहीं हैं, इसके बारे में बताना है। 1971 के बाद चुनाव में बदली हुई कांग्रेस की व्यवस्था की प्रकृति क्या है दोस्तों। 1971 के चुनाव के बाद बदली हुई कांग्रेस व्यवस्था की प्रकृति निम्नलिखित है। पहला है दोस्तों, 1971 के चुनाव के पश्चात श्रीमती गांधी ने कांग्रेस को अपने ऊपर निर्भर बना दिया। अब यहाँ उनके आदेश सर्वोपरि बनने प्रारंभ हो गए। सिंडिकेट जैसे अनौपचारिक प्रभावशाली नेताओं का समूह राजनीतिक मंच से गायब हो गया। दूसरा है, 1971 के पश्चात कांग्रेस का संगठन भिन्न भिन्न विचारधाराओं वाले समूहों के समावेशी किस्म का नहीं रहा। अब ये अनन्य एकाधिकारता वाला बन गया था। तीसरा है, इंदिरा गांधी अब धनी उद्योगपतियों
सौदागरों तथा राजनीतिज्ञों के समूह अथवा सिंडिकेट के हाथों अब कठपुतली नहीं रही। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में ऊंचे पदों पर ज़्यादा महिलाएं क्यों नहीं हैं, उसका प्रमुख कारण बताना है। भारत में ज़्यादातर महिलाओं को समकक्ष अनेक ऐसी चुनौतियां एवं समस्याएं हैं जिनके कारण वह उच्च पदों पर नहीं आ पाती है। इनमें प्रमुख निम्नलिखित है। भारतीय समाज पुरुष प्रधान है। अधिकांशतः कानून पुरुषों द्वारा बनाए गए हैं और महिलाओं को समाज में गैर बराबरी का दर्जा दिया जाता है। दूसरा है, लड़कों की तुलना में उनके जन्म और पालन पोषण में नकारात्मक भेदभाव किया जाता है। तीसरा है, सती प्रथा, बहुपत्नी विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, कन्यावध और भ्रूण हत्या, विधवा विवाह की मनाही, अशिक्षा आदि से नारियों को समाज में पछाड़े रखा है। चौथा है, भारत में प्रमुख भारत में पुरुषों की सहकिरण मानसिकता के कारण वह महिलाओं को सरकारी नौकरियां, विशेषकर ऊंचे पदों को नहीं देखना चाहते हैं। और पांचवा है, शिक्षा के प्रचार प्रसार, नारी जागृति और नारी सशक्तिकरण के कारण अब धीरे धीरे देश के उच्च पदों पर महिलाओं कार्य कर रही है, लेकिन अभी भी उनकी संख्या काफ़ी कम है। तो चलिए दोस्तों, आज के हमने लगभग 7वां मॉडल पेपर है वो पूर्ण कर लिया है। ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और इसी प्रकार के आपके अन्य विषय हैं उनका मॉडल पेपर हल करवाना है या नहीं करवाना, उसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।